हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप लोग सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरके केमिस्ट्री में। आज क्लास 12 द सॉलिड स्टेट चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। क्लास 12 द सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं। वो 4 तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या क्या होता है हम लोग जान लें पहले। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। ये आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये 4 जो सॉलिड आपको दिख रहा है, ये चारों सॉलिड में बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे वन बाय वन। ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है। तो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है इसको हम लोग जान लें। जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस टाइप का होता है, जो हम लोग क्लास 11 द स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं, जो कि 3 तरह का होता है। तो वही रीजन है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 टाइप में पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जबकि मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। एटम्स रेयर होता है, यदि कोई इनर्ट गैस मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है तो वो एटम्स वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में रहेगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिफाइन कर लेते हैं। Those crystalline solid in which molecules और atoms are present as constituent particle। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है कि मान लीजिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे जिसमें या तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या तो एटम्स प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के फॉर्म में। और इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो कुछ देर पहले भी हम बताएं आपको, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। तो ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स के कारण जो भी मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होता है, जो सॉलिड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लें कि इट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। वन बाय वन हम लोग तीनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले हम लोग एक मॉलिक्यूलर सॉलिड का सिंपल सा स्ट्रक्चर देखे हुए हैं, जहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, वो HBr हो सकता है, H2O हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, उस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा उसके कारण सॉलिड फॉर्मेशन होगा, और ये हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक तो थ्योरी है। थ्योरेटिकल टॉपिक को जितना अच्छा आप समझ लें, याद करना आसान होता है और उसमें पढ़ना भी आसान होता है। बस कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझते चलिएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किस तरह के सॉलिड को कहेंगे ये तो आपको क्लियर ही है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक टाइप्स है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के बीच में। हमेशा स्टूडेंट को हमें कन्फ्यूजन रहता है कि पोलर और नॉन पोलर क्या है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है या आर्गन है। तो इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल्स होगा या जो एटम्स होगा, ये सारे एटम्स को नॉन पोलर कहते हैं। नॉन पोलर और पोलर में क्या डिफरेंस है, जैसे आप ले लीजिए HCl में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है।
और यही रीजन है कि क्लोरीन एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। इस तरह से जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इस मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। बट ऐसा यदि नहीं हो, यदि ऐसा नहीं हो, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी फॉर्म हो गए जैसे क्लोरीन क्लोरीन। अब यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण इलेक्ट्रॉन ना ही इस क्लोरीन की ओर आ पा रहा है और ना ही इस क्लोरीन की ओर आ पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कोई पोलराइजेशन अराइज नहीं होता है। जब पोलराइजेशन अराइज नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो आप समझ गए, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगता है, इसको हम लोग कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में एक 3D एनिमेशन के जरिए समझेंगे। तो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आगे हम लोग देखते हैं। कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाया गया है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सेम चार्ज दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। फर्स्ट वाले न्यूक्लियस के बीच जो चार्ज है वही चार्ज सेकंड वाले न्यूक्लियस के बीच में भी है, और इस तरह का जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। सेम आपको दिखाया गया सेकंड एग्जांपल आयोडीन के बीच में, आयोडीन और आयोडीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो बीच का जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट वाले आयोडीन के चारों ओर रिवॉल्व करता रहेगा, सेकंड वाले आयोडीन के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। मतलब यहाँ पर किसी तरह का पोलराइजेशन अराइज नहीं होगा, और इस तरह का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम लोग इसमें जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या क्या होता है। देखिए, प्रॉपर्टीज एक छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम लोग इंक्लूड करके चले हुए हैं। आपको जो यहाँ पे नोट्स दिए प्रोवाइड करा देते हैं, ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नोट्स है, इससे ज़्यादा डिटेल पॉसिबल नहीं है। सारा चीज़ को, छोटे छोटे पॉइंट को भी हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये जो वीडियो आप लोग के लिए दे रहे हैं काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट तो हम लोग लिखे हुए हैं कि दीज आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। साथ ही साथ दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर प्रेशर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमें या तो गैसियस स्टेट में होगा या तो सॉलिड स्टेट में होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम, बहुत ही कम होगा। जैसे एग्जांपल में आपके सामने रखी दिया, आर्गन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर में या तो गैसियस स्टेट में होते हैं या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं। जब इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में लाना होगा तो टेम्परेचर बहुत डाउन करना होगा। तो इस तरह से हम लोग समझे। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आपके सामने एनिमेशन के जरिए देखिए इसको कि किस तरह से हम लोग देख, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन जब अनसिमेट्रिकल हो जाता है, इस सिचुएशन में एक टेम्पोररी डायपोल अराइज हो रहा है, एक टेम्पोररी डायपोल अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और इस टेम्पोररी डायपोल फोर्स जो अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स। यहाँ पे जो डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में राइज होता है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए लगता है, इसलिए ये टेम्पोररी होता है, परमानेंट। इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप मॉलिकुलर सॉलिड में आते हैं, जिसको पोलर मॉलिकुलर सॉलिड बोला जाता है। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड किसको बोलेंगे? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, दोज मॉलिकुलर सॉलिड विच कंटेन मॉलिक्यूल्स विच कंटेन पोलर मॉलिक्यूल एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहाँ पे यदि आप एक वर्ड और लगा दें पोलर मॉलिक्यूल से, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स तो रहता ही, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स किस तरह का रहता है, पोलर मॉलिक्यूल्स रहता है। पोलर मॉलिक्यूल के बारे में आप समझ गए, फिर भी एक एग्जांपल आपको हम दे के समझाते हैं। तो जब पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट क्या है हम लोग का? पॉइंट हम लोग का है कि यदि पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल होगा, और इस पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए।
और इसी तरह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, जो इससे पहले हम लोग एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये कहलाता है डिस्पर्शन फोर्स। अब ये डिस्पर्शन फोर्स या इसी का दूसरा नाम है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स साइंटिस्ट है फ्रिज लंदन, उन्हीं के नाम से लंदन फोर्स दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स में और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो था वो क्लोरीन की ओर चला गया। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, तो दोनों तरफ नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो इलेक्ट्रॉन का कहीं मूवमेंट नहीं हुआ और ये कंपाउंड नॉन पोलर हो गया। सेम एग्जांपल H2O के साथ, H2O होता है पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल CO2। थर्ड एग्जांपल अमोनिया का है NH3 में नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, तीनों हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम लोग लिए हुए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए। कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा एक पॉइंट डिफरेंस है, देख लेते हैं इसको भी। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, जैसा कि हम लोग देखें पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या होता है। दिज सॉलिड आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ये भी सॉलिड जिस तरह से नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता था, सेम यह भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दे हैव मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड से पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और यही रीज़न है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो तो टेम्प्रोरी डायपोल वहाँ पे होता था। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में टेम्प्रोरी डायपोल होता था, अभी क्या है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में परमानेंट डायपोल होगा। थर्ड, मोस्ट ऑफ देम आर लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर भी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे, मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, वो गैसियस स्टेट में ही होंगे, रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हम लोग के पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड को डिफाइन करते हैं पहले। द मॉलिकुलर सॉलिड विच कंटेन्स पोलर मॉलिक्यूल having a higher electronegative atom such as फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मतलब ये भी एक तरह से पोलर मॉलिकुलर सॉलिड ही है, बट एक कंडीशन लगा दी है कि जो पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उस पोलर मॉलिक्यूल के पास या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। बट पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में यह नहीं भी होगा तो भी वो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड कहलाएगा। यदि पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और उस तरह के सॉलिड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरह से पोलर मॉलिकुलर सॉलिड ही है। द मॉलिकुलर सॉलिड विच कंटेन पोलर मॉलिक्यूल, वैसे मॉलिकुलर सॉलिड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड कहेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जगह पे पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये एक दूसरे से जो बंधे रहते हैं वो किस बॉन्ड से बंधे रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे रहते हैं, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पे 3 पोलर मॉलिक्यूल आपके सामने है। एक H2O है, ये दूसरा H2O मॉलिक्यूल है और ये तीसरा H2O मॉलिक्यूल है। जैसा कि हम लोग H2O मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं, H2O ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। दूसरे H2O को एक और हम लोग ले लें, H2O, दूसरा एक H2O मॉलिक्यूल हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा। अब इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो कि क्लास 11 में भी पढ़ चुके थे। तो ये काफ़ी सिंपल है।
पोलर मॉलिकुलर सॉलिड समझ गए, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड समझ गए। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगता था उसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते थे, और वही डायपोल डायपोल इंटरेक्शन यहाँ पे आके क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्म और कंडीशन इसमें क्या चेंज करना है आपको, एक थोड़ा सा एक लाइन बदल देना है कि पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में मॉलिक्यूल सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, बट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो पोलर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो इसमें एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट होना चाहिए। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन को कहते हैं, बहुत जगह इसका यूज होता है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड के दो प्रॉपर्टी। पहला, दे आर वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर में। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब अभी तक तीनों मॉलिकुलर सॉलिड जो पढ़े वो तीनों के तीनों नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। तीनों के तीनों हम लोग कहेंगे या तो लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में रहता है, बस ये हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या हो गया, सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में भी रह सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास आता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड को डिफाइन करते हैं, अभी जो भी क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो सारा का सारा क्लासिफिकेशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो सेकंड जो आयनिक सॉलिड आपके सामने रखा हुआ है, इस आयनिक सॉलिड में क्या कह रहे हैं कि दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड, वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग आयनिक सॉलिड बोलेंगे, इन विच आयंस आर प्रेजेंट एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जगह पे आयंस प्रेजेंट रहता है, एंड आर फॉर्म्ड बाय थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन, और ये कैटायन और एनायन के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से मिलकर बने होते हैं। कैटायन का चार्ज पॉजिटिव, एनायन का चार्ज नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा ऑपोजिट चार्ज के बीच में उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, और कूलम्बिक फोर्स इसका एग्जांपल हो जाएगा NaCl, MgO, ZnS और CF2। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का जो मॉलिक्यूल है, ग्रीन कलर का जो आयन है वो हम लोग एनायन ले लेते हैं, क्लोरीन आयन है, और जो रेड कलर का आयन है वो सोडियम है। जब इस तरह के आयन्स को हम लोग एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल वे में अरेंज करते हैं डिसिप्लिन मैनर में, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस तरह का जो सॉलिड फॉर्म होगा उसको हम लोग आयनिक सॉलिड बोलेंगे। आयनिक सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को जानते हैं। आयनिक सॉलिड के प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक सॉलिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये तो हम लोग समझ गए, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको किसी भी हार्ड चीज़ से इसको हार्ड चीज़ लगाएंगे इस पर तो ये मल्लेबल नहीं होगा और ये शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इस तरह से ब्रिटल नेचर को एक्सप्लेन कर देते हैं। तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया। लैंग्वेज इतना सिंपल है कि बस आप रीडिंग करके भी वीडियो को देख के भी समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बनाया गया है जिसके कारण आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हम लोग का। क्वेश्चन क्या है, वाई एन आयनिक सॉलिड बिहेव एज नॉन कंडक्टर। एक आयनिक सॉलिड जो होता है वो नॉन कंडक्टर जैसा बिहेव क्यों करता है, कब, जब वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही वो एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट में चला जाता है गुड कंडक्टर बन जाता है, एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे कि सॉलिड स्टेट में, जैसा कि डेफिनेशन आप लोग जान चुके हैं, सॉलिड स्टेट में ये फिक्स पोजीशन रखता है। फिक्स पोजीशन किसका फिक्स पोजीशन रखता है, आयंस का। आयन को मूव नहीं होने देता है अपनी जगह से दूसरी जगह, और जब तक आयन मूव नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला कोई कैरियर नहीं मिलेगा उसको। तो इन सॉलिड स्टेट द आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन। सॉलिड स्टेट में आयंस के पास फिक्स पोजीशन होता है और ये मूव नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हम लोग पढ़ चुके हैं। बट मोल्टेन स्टेट हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, ये आयन एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं और ये मूव कर सकते हैं। मूव करने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं और इस सिचुएशन में ये अच्छा कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं एक आयनिक सॉलिड। डायग्राम में
इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। आयनिक सॉलिड जो होता है चार्ज आयन के मिलने से बना होता है और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इफ द आयन कैन मूव। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा यदि आयन मूव करता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि यदि ये मोल्टेन स्टेट में है, यदि हम लोग ये NaCl जो बीच में NaCl रखे हुए हैं, ये NaCl फिलहाल सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में इसको आयन के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्लेन किए। अब यहाँ यदि ये मोल्टेन स्टेट में है तो देखिए सारा आयन एक दूसरे से फ्री हो गया है, सारा आयन एक दूसरे से फ्री हो गया है। जबकि या डिजॉल्व कर देते हैं इसको तो भी सारा आयन एक दूसरे से फ्री हो जाता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में सारा आयन एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है, मूव नहीं कर सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करवा सकता है, जिसके कारण ये जो आयनिक सॉलिड होता है वो नॉन कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में और कंडक्टर बन जाता है लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड किस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहेंगे? तो नाम से पता चल रहा है मेटेलिक सॉलिड है, मतलब कि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में पॉजिटिव मेटल आयन होगा। मेटेलिक सॉलिड those crystalline solid which contain positive metal ion as constituent particle। वैसे सॉलिड को हम लोग मेटेलिक सॉलिड कहेंगे जहाँ पे पॉजिटिव मेटल आयन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट है एंड आर सराउंडेड बाय, और ये चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, एंड हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन से बंधे हुए रहते हैं, जिसको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरा क्रिस्टल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, हम लोग इसको एक 3D डायग्राम से भी समझेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको पहले इसके प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। यहाँ पे एक मेटेलिक सॉलिड का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, एक डायग्राम दिखाया गया, जहाँ पे सारे प्लस प्लस चार्ज जो हैं ये प्लस चार्ज मेटल आयन को इंडिकेट करते हैं, ये प्लस चार्ज मेटल आयन को इंडिकेट कर रहे हैं। और मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जिसको हम लोग डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कराया गया है। इस तरीके से मेटल में इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जबकि आयनिक सॉलिड में कंडक्टिविटी शो कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आयंस के पास होता है। आयनिक सॉलिड में आयन मूव नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगा। बट इन मेटेलिक सॉलिड आयन मूव करे ना करे, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहता है, हमेशा मूव करता है, जिसके कारण ये मेटेलिक सॉलिड सॉलिड स्टेट हो या मोल्टेन स्टेट हो, ये कंडक्टर ही रहता है। तो इसके प्रॉपर्टी में जान लेते हैं। मेटल का प्रॉपर्टी तो आप लोग क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। सबसे फर्स्ट है सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, एंड एज वेल इन मोल्टे सॉलिड स्टेट और इन मोल्टेन स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और एक हम लोग पॉइंट जान लेते हैं यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बहुत बार पूछ चुका है। क्या है को टॉपिक? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है मेटेलिक सॉलिड में या मेटल्स में, बट इन आयनिक सॉलिड फ्लो ऑफ आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सॉलिड स्टेट में मूव नहीं कर पाता है, बहुत हम लोग एक्सप्लेन किए हैं और आपको यहाँ तक सारा समझ में आ चुका होगा। अब इसका एक 3D एनिमेशन देखिए। 3D एनिमेशन में आपको दिखेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते जाता है। तो 3D एनिमेशन कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक मेटेलिक सॉलिड है और इस मेटेलिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन हमेशा चारों ओर मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेगुलर बना हुआ रहता है, जो कि सॉलिड स्टेट में भी होता है और मोल्टेन स्टेट में भी होता है। यही कारण है कि मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बाद हम लोग के पास आता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, चौथा नंबर जो लास्ट होता है। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड में दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच एडजेसेंट एटम आर प्रेजेंट एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड कहेंगे जिसमें एक ही जैसा एटम्स होगा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट होगा, और इसको एक दूसरे से बांध के रखने वाला जो फोर्स होता है, बाइंडिंग फोर्स जो होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा।
एडजेसेंट एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जो सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा वो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होगा। यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए डायमंड का, ग्रेफाइट का, SiO2 का। डायमंड, ग्रेफाइट और SiO2 का आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में देखिएगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो या डायमंड हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है थोड़ा सा एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ पे ग्रेफाइट में लेयर बना हुआ रहता है अलग अलग कार्बन एटम से बने हुए ग्रुप्स का। तो इस लेयर के कारण ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी भी शो करता है, जो हम लोग इसके प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किए हुए हैं। सबसे पहले दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। जो भी इक्विवेलेंट सॉलिड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल नेचर का होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। यहाँ पे ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। सेकेंड, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर क्वेश्चन आता है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल कोवेलेंट सॉलिड आर नॉन कंडक्टर एंड हार्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सप्लेन। जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े कि ग्रेफाइट को छोड़ के सारे कोवेलेंट सॉलिड हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं, सारे नॉन कंडक्टर होते हैं। बस ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी दिखाता है। क्यों? तो ये जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी होता है ग्रेफाइट का, वो उसके लेयर स्ट्रक्चर के कारण होता है। ये लेयर स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट देखें तो कुछ इस तरह से होता है। द एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इज ड्यू टू इट्स लेयर स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी होता है वो इसके लेयर स्ट्रक्चर के कारण होता है। इन विच ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम। जहाँ पे हर लेयर में एक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ स्ट्रक्चर अरेंज रहता है। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कार्बन एटम है और अपने लेयर में 3 दूसरे कार्बन एटम से कोवेलेंटली अरेंज रहता है। तो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ने के लिए ये, मान लीजिए हम लोग सेंटर वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, तो सेंटर कार्बन 3 कार्बन अलग अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, और उसी तरह से बगल वाला कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा अपने लेयर में। और ये जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? फ्री होता है, जो मूव कर सकता है। और ये मूव करने के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखता है ग्रेफाइट में। साथ ही साथ ये लेयर स्ट्रक्चर होता है तो लेयर के बीच में गैप ज़्यादा होता है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है लेयर के बीच में, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो इसको चलिए हम लोग एक एनिमेशन, 3D एनिमेशन के जरिए समझते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टिविटी और एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी क्यों दिख रही है। ग्रेफाइट में जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी होता है वो उसके लेयर स्ट्रक्चर के कारण होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ग्रेफाइट में कार्बन एटम अलग अलग लेयर में अरेंज होके ग्रेफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एक लेयर में हर कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से, और जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है सेंटर कार्बन एटम का, वो 4th इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, मूवेबल होता है, मोबाइल होता है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट में राइज करवाता है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये जो लेयर है आपके बीच में, ये लेयर के बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, अलग अलग लेयर में होता है। यही गैप होने की रीज़न है कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जैसा कि सारा कोवेलेंट सॉलिड हार्ड होता है, बट ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता है। तो आप इस डायग्राम से देख रहे होंगे कि ग्रेफाइट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत कम होता है, और यही रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बाइंडिंग फोर्स। यहाँ पे देखिए टोटल 4 तरह का हम लोग सॉलिड को पढ़े। पहला मॉलिकुलर सॉलिड को पढ़ चुके हैं, तो मॉलिकुलर सॉलिड को एक्सप्लेन कर लीजिए। फर्स्ट हम लोग के पास आया मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटेलिक सॉलिड, और फोर्थ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिकुलर सॉलिड 3 तरह का था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ मॉलिकुलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल। नॉन पोलर में एक्सेप्शनली एटम्स भी हो सकता है, इसको हम लोग डेफिनेशन में इंक्लूड किए थे। जैसे एग्जांपल आर्गन का ले लेते हैं। बाइंडिंग फोर्स, मॉलिकुलर नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में बाइंडिंग फोर्स डिस्पर्शन फोर्स होगा, पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है नॉन पोलर का, फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट। फिर आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आयंस को दिखाए हुए हैं, इसमें बाइंडिंग फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स है। मेटेलिक सॉलिड में पॉजिटिव मेटल आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और बाइंडिंग फोर्स मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में एटम्स होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इसको बांध के रखने वाला फोर्स जो बॉन्डिंग फोर्स होगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बॉन्डिंग फोर्स, बाइंडिंग फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स तीनों सेम चीज़ होता है। ये सारा एग्जाम्पल है अलग अलग तरह के सॉलिड्स का। ये फिजिकल नेचर हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, मेटेलिक पॉइंट हो गया, जितना कि हम लोग पढ़ चुके हैं।